So dear student, once again welcome back to our JEE Main Crash Course series, revision series basically. So बच्चों आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम एओडी बोलते हैं। इस चैप्टर के दौरान हम काफी चीजों को, जैसे कि हमने हमारा जो पैटर्न बना रखा है उसमें हम टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मोनोटोनिसिटी हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इन तीनों टॉपिक्स को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन तीनों को अलग अलग सेगमेंट में पढ़ाते हैं। भाई कुछ लोग टेंजेंट नॉर्मल अलग पढ़ते हैं, मोनोटोनिसिटी अलग पढ़ते हैं और मैक्सिमा मिनिमा अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तीनों चैप्टर इस प्रकार से हैं। अब मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी स्पेसिफिकली आपको डिटेल में बात करूं तो यहाँ से मेंस के अंदर बच्चों दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मिनिमम। एक क्वेश्चन जनरली आ सकता है टेंजेंट नॉर्मल से, एक उसके वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है मैक्सिमम मिनिमा की या डीवाई बाई डी की रेट ऑफ चेंज की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर भी आ जाता है, कई बार मैक्सिमम मिनिमा पे। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस होते हैं चैप्टर से। तो ये सिंगल मोस्ट चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है। और काफी कुछ चैप्टर जो है ना वो टफ नहीं है बेटा, इजी कैटेगरी में ही ये चैप्टर आता है, तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों, देखो जो पहला पार्ट आता है वो आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो बेटा देखो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती हैं। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये बंदा है, टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट होती है। कोई भी कर्व है आपके पास, उसकी कोई ना कोई सीकेंट होती है, तो उसका जो लिमिटिंग केस होता है दैट इज द टेंजेंट। ठीक है, और इक्वेशन पासिंग थ्रू, जैसे सर्कुलर पाथ की बात करें तो नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये आपकी टेंजेंट है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, ये टेंजेंट और वो नॉर्मल। ठीक है, a line that is perpendicular to tangent line at the point of tangency। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोला जाता है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल से बेटा कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड ए नॉर्मल एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर, यदि पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर गिवन हो, उसके ऊपर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बोल सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि ये कोई भी कर्व का कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, इसके किसी पॉइंट पर यदि आप इसी देखोगे तो ये टेंजेंट है और ये आपकी नॉर्मल है, ये 90 डिग्री। याद करो, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसका जो इंक्लिनेशन है यदि मान लेते हैं dy बाई डी एक्स जो है वो टेन थीटा है, तो dy बाई डी एक्स की हेल्प से मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इजीली कर सकता हूँ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो होगा dy बाई डी एक्स कर्व के ऊपर। कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, वो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट जो है ना वो कर्व के ऊपर होना चाहिए, तभी हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट को dy बाई डी एक्स इट इज टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई यदि आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो वो हो जाएगा -1 बाई एम टी, आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हर केस में एग्जिस्ट करती है। सपोज स्लोप यदि इनफाइनाइट हो गया तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन भी किया जाएगा अभी। ठीक है, उसके अलावा बच्चों क्या होता है यहाँ पर देखो कि ये जो टेंजेंट होती है ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके कट करेगी और नॉर्मल भी कट करेगा। तो ये जो लेंथ होती है पी टी लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये जो पी एन लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो बेटा, इस पॉइंट को निकाला जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखो ये आती है y1, मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आप चाहें तो देखो ऐसे याद रख सकते हैं, पीटी को याद रख सकते हैं, लेंथ के लिए मोड है y1 y coordinate into under root of 1 plus 1 by m square. m is the slope of tangent. y1 under root of 1 plus 1 by m square। ठीक है, और लेंथ ऑफ जो नॉर्मल होती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल वो होती है मॉड y1 under root of 1 plus m square, है ना। m is the slope of the tangent। नॉर्मल के अंदर m स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं है, m is the slope of the tangent। ठीक है, ये बातें बच्चों दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का और लेंथ ऑफ नॉर्मल का। लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी जनरल पॉइंट पर लेंथ ऑफ टेंजेंट यदि 2 यूनिट है तो उसका कर्व क्या होगा। तो अपन ने क्या किया भाई, इसको 2 यूनिट कर दिया, कोई भी पॉइंट आ गया, और m मतलब dy बाई डी एक्स,
जनरल एम पॉइंट पर कर्व की बात करेंगे तो वहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, उसको सोल्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इन फॉर्मूलों के बेसिस पर। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को? किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप को और टेंजेंट स्लोप के मतलब जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको इक्वेट कर देते हैं। f of alpha minus y1 upon alpha minus x1 equal to slope of the tangent mt। ठीक है, f of alpha minus y1 upon alpha minus x1 equal to slope of the tangent 2 पॉइंट फॉर्म से। इसी प्रकार से इसको इसके इक्वल कर सकते हो, एफ डैश अल्फा के इक्वल कर सकते हो। इसी प्रकार से नॉर्मल के लिए भी स्लोप को इक्वेट करके अपन अल्फा वगैरह निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि वहां पर क्वेश्चन में आता है एट का मतलब तो पॉइंट कर्व के ऊपर है तो डीवाई बाई डी एक्स पुट कर दो, उस पॉइंट में डीवाई बाई डी एक्स में वो पॉइंट पुट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। लेकिन फ्रॉम पॉइंट पूछा जाता है तो डीवाई बाई डी एक्स नहीं लगाना है, उसके लिए फिर आपको ये 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप को इक्वेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों साथ में 2 बातें और भी आती हैं। जैसे आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करी, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करी तो यहाँ पर 2 बातें और होती हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, ये क्या होती है बेटा, इनके बारे में भी हम लोग समझते हैं कि लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट क्या होती है। लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इज दैट वाई कोऑर्डिनेट, ये जो टेंजेंट है ना इसका प्रोजेक्शन, दिस इज टीएम, दिस इज द प्रोजेक्शन, ये जो टीएम प्रोजेक्शन है दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये जो एमएन प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। ठीक है, तो टीएम इज द सब टेंजेंट, तो इसकी जो लेंथ होती है वो आती है y1 अपॉन m। तो देखो नॉर्मल का जो लेंथ था, सॉरी टेंजेंट का जो लेंथ था उसमें भी 1/m का फैक्टर था या नहीं था, देखो तो यहाँ पर भी वही y1 अपॉन m, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, इसी प्रकार से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये होती है mn, तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्मल का एक्स एक्सिस पर वो होती है y1 इंटू m, क्योंकि लेंथ ऑफ नॉर्मल जो थी उसमें ऊपर m आया था, याद करो। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी से ये चारों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट था, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। बच्चों क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल के दौरान अपने को ये सारी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। ठीक, अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि 2 कर्व के बीच में 2 कर्व यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल या फिर कर्व की ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है उसके बारे में हमें चर्चाएं करनी होती है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जनरली क्वेश्चन क्या बनता है कि एंगल का भी क्वेश्चन आ सकता है और ऑर्थोगोनलिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के ऊपर चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है कि 2 कर्व दिए हुए हैं, बोला उनके बीच का एंगल निकालो। तो अपने को क्या करना होता है यहाँ पर कि अपन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। लेट्स से इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पॉइंट पर कोई ना कोई टेंजेंट होंगी दोनों कर्व के ऊपर, तो dy बाई डी एक्स, तो उनके उस पॉइंट के ऊपर स्लोप आ जाएंगे m1 m2। जब टेंजेंट आ गई तो 2 लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वहां से अपने पास सारी कहानी आ जाती है। अब ये जो एंगल होता है ना इसके ऊपर अपन पूरा मोड लगा देते हैं, तो क्या होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। तो बेटा यदि ये एक्यूट एंगल है तो पाई माइनस थीटा भी इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है ना, तो वो अलग बात है कि अपन दोनों एंगल बोल सकते हैं। अब बात आती है कि 2 कर्व को ऑर्थोगोनल कब बोला जाता है। 2 कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब उनके बीच का ये जो थीटा है ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल कर्व है। ऑर्थोगोनल कर्व में बच्चों कोई ना कोई क्या करता है कि किसी न किसी कर्व में वो पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देता है, कि बोल देता है कि ये पैरामीटर की वैल्यू निकालो जिसके लिए कर्व ऑर्थोगोनल है। तो क्या करना होता है आपको उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पैरामीटर तो नहीं निकाल पाएंगे तो x1 y1 मान लेना चाहिए। ठीक है, वो दोनों कर्व में पुट कर दो, 2 रिलेशन तो वहां से आ जाएंगे। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकाल लो दोनों का, m1 m2 का वैल्यू -1 कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। ठीक है, वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, x1 y1 के टर्म, उनको तीनों को सोल्व करके आपके पास वो पैरामीटर की वैल्यू आ जाती है। वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट आपको करना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो कुछ बातें हमें याद करने वाली हैं। वो बातें याद करने वाली क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल के हाउस से,
वो बातें ये हैं कि बेटा किसी भी पॉइंट पर यदि पॉइंट कर्व के ऊपर होता है, ये कहानी हम लोग सर्कल में भी पढ़ते हैं, कॉनिक में भी पढ़ते हैं, पैराबोला हाइपरबोला के अंदर भी डिस्कस किया जाता है कि कोई भी यदि जनरल 2 डिग्री कर्व होता है, उसके ऊपर यदि पॉइंट हमें पता होता है तो t इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। याद होगा आपको, ये जनरल 2 डिग्री कर्व के लिए वैलिड है, मतलब किसी भी कर्व के लिए हमारे पास ये वैलिड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाई वाई वन, एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई बाई वाई प्लस वाई वन बाई टू, एंड एक्स वाई बाई एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू, एंड सी को सी से रिप्लेस कर दो। मतलब ऐसा रिप्लेसमेंट करने के बाद जो कर्व आता है उसको हम बोलते हैं दैट कर्व इज दैट कर्व इज दैट कर्व इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब जो फाइनली आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1, y1 ऑन द कर्व। ठीक है, इसके बाद बच्चों का आपको एक ब्रह्मास्त्र हमने लिखवाया था, यदि आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो देखो ये पॉइंट है, इफ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, यदि कर्व आपका ओरिजिन से पास करता है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट O मे बी डायरेक्टली रिटन बाय कंपेयरिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। मतलब आप क्या करो, यदि कर्व यदि ओरिजिन से पास कर रहा है तो कर्व ओरिजिन से कैसे पास करता है ये हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को देखते हुए। बेटा यदि उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी यदि ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करो, जैसे कि ये कर्व है, यहाँ पे सी नहीं देता, वो सी को 0 दे देता लेट से। ठीक है, ये कर्व 2 डिग्री का, बोले इसकी ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो ये जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। कोई बोले जैसे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0, ये कोई कर्व है, इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म ये है, तो ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x इंटू वाई इक्वल टू 0। ये दो लाइन आई, एक x इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू 0, इस प्रकार की कहानी होती है, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गई बात। चलो, तो बच्चों देखो, जब मैं टेंजेंट के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट आता है कि जहां पर स्लोप जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। स्लोप वगैरह यदि इनफाइनाइट वगैरह हो जाता है तो उस केस में हमें कैसे क्या बातें करनी होती है उसके बारे में बात करता हूँ। तो बेटा यदि स्लोप 0 हो गया तब हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। यदि स्लोप क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो आपकी जो टेंजेंट आएगी वो कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन यदि स्लोप आपका इन्फिनिटी पहुंच गया, स्लोप इन्फिनिटी पहुंच गया मतलब dx बाई dy की वैल्यू 0 हो गई। तो स्लोप इन्फिनिटी पहुंचने का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कोई कर्व ऐसा है, तो यहाँ पर देखो ये वर्टिकल लाइन टेंजेंट है ऐसे, तो वर्टिकल लाइन टेंजेंट है, मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स से जिस भी पॉइंट से पास कर रहा है a कॉमा f ऑफ a से कर्व पास कर रहा है, तो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट होती है x इक्वल टू a, है ना, सिंपल डायरेक्ट। तो वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली दे सकते हो। यदि कहीं पर देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या करते हैं हम, dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx में क्या आएगा, कुछ सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है, तो उसका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। बच्चों कई जगह एक बार ये पॉइंट भी आता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर वो इक्वली इंक्लाइंड है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है टेंजेंट, तो आपकी बात हम कहेंगे कि dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो +-1 के इक्वल होती है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक पॉइंट और भी आता है कि दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर लाई करती है, तो दो कर्व के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। कहाँ लाई करती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। व्हाट डज इट मीन बाय, देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी दो कर्व हैं, ठीक है, जैसे कोई लाइन हो गई और एक कर्व हो गया, तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी भाई, कॉमन नॉर्मल, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी नॉर्मल लाइन के, तो और इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ से अपन पॉइंट मान करके dy बाई dx करके स्लोप को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भाई किसी भी लाइन पे कौन सा पॉइंट इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल।
ठीक है। जनरली क्वेश्चन आता है किसी कर्व का और सर्कल का, तो बहुत अच्छी बात होती है कि कर्व के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो तो लिख ही दिया, लेकिन सर्कल के बीच में क्या होता है कि सर्कल के जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। तो ये प्रॉब्लम वहां पर ये पॉइंट मानने की बजाय पर इस पॉइंट से डायरेक्टली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है, आपका काम बन जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बच्चों। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? टेंजेंट एंड नॉर्मल की थियरी क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज द मोनोटोनिसिटी। कि मोनोटोनिसिटी के बारे में हमें बातचीत करनी होती है। मोनोटोनिसिटी क्या कहता है? बेसिकली फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के काम आता है कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस प्रकार का नेचर वो रख रहे हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन। कि फंक्शन जो है अपनी डोमेन के अंदर यदि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब अपन बोलते हैं कि फंक्शन को क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक बोला जाता है। मतलब कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा तो ही आप उनको मोनोटोनिक बोलोगे, अदरवाइज वो फंक्शन आपके मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक नहीं बोलते। मोनोटोनिक मतलब पूरी डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग और पूरी डोमेन के अंदर डिक्रीजिंग। ठीक, अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं। तो बेटा देखो, मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए मैं सिंपल सा आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि एफ ऑफ ए का वैल्यू यदि एफ ऑफ ए प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, और ए माइनस यदि ये ऑर्डर होता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। लेकिन यदि इक्वलिटी भी होल्ड कर जाती है किसी भी साइड में तो उसको एम आई बोलते हैं। लेकिन ऐसा ही होने के लिए इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई क्या? एस आई और एम आई में क्या डिफरेंस होता है? इसी प्रकार से एफ ऑफ ए का वैल्यू यदि एफ ऑफ ए प्लस से ज्यादा है और एफ ऑफ ए माइनस से छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस डी। यहाँ बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन यदि कहीं पर भी इक्वलिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली। मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में इक्वल वैल्यू चलती है, लेकिन स्ट्रिक्टली के अंदर इक्वल वैल्यू नहीं चलती है। हर अगले स्टेप पर इंक्रीजिंग का केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, और डिक्रीजिंग का केस है तो हर अगली वैल्यू पर डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, इंटरवल की यदि अपन बात करें तो इंटरवल में क्या होता है कि वो जो भी इंटरवल है यदि फंक्शन डेरिवेटिव है तो एफ डैश उसका पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, और एफ डैश नेगेटिव होना चाहिए। और यदि इंक्रीजिंग यदि डेरिवेटिव नहीं है तो हर पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना होता है कि वो हर पॉइंट पर आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब यदि जैसे नॉन डिक्रीजिंग आ गया तो नॉन डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो उसके लिए डेरिवेटिव जीरो भी चलता है ना। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव इज जीरो और नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बात? क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं बच्चों? पहले क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर एफ डैश इक्वल टू जीरो और एफ डैश फेल्स टू एग्जिस्ट, मतलब वो पॉइंट जहां पर आपका जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू या तो जीरो हो जाए या वो एग्जिस्ट ना करे, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जनरली मैक्सिमम मिनिमा के एनालिसिस के लिए निकाले जाते हैं। साथ में बच्चों बात आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आप देखो कि पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन। देखो, एफ डैश एक्स जो होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग बात करते थे कि यदि एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज नहीं करता है तो वहां पर कर्व अपना इंक्रीजिंग सा ही रहता है। लेकिन कॉन्केविटी जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। कॉन्केविटी यदि चेंज हो जाती है कहीं पर एफ डैश जीरो होने पर, ठीक है, एफ डैश, तो वहां पर बेटा हम क्यों क्या करते हैं कि एफ डबल डेरिवेटिव जीरो होना, आप ऐसे याद रखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और साथ में वहां पर कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि एफ डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है? कॉन्केव। और एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है? कॉन्केव डाउन। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर यदि डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ और कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन वाली सिचुएशन है, जैसे कॉन्केव डाउन डबल डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव कर्वेचर एकदम से चेंज हो जाता है ना, जैसे चेंज हो गया, तो यहाँ पर कॉन्केविटी डेरिवेटिव जीरो हो या नहीं हो ये नहीं पता, लेकिन डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ये पहले इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग ही,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्केव डाउन और कॉन्केव अप, तो कॉन्केविटी चेंज, जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर, ये बिल्कुल क्लियर है आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो अपन डायरेक्टली डोमेन के बेसिस पर ही उनकी लोवेस्ट और मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान से समझना, देखो रोल्स थ्योरम जो होती है ना वो क्या कहती है, और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों के अंदर ही दो स्टेटमेंट कॉमन है। मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना, दो स्टेटमेंट कॉमन है, 1 और 2। वो क्या कहते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्लॉज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है ना क्लॉज इंटरवल में, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है यहाँ पर। इस कारण यदि ए और बी पर यदि वो डिफाइन ही नहीं होगा, कंटिन्यूस ही नहीं होगा, तो आप ए और बी पे वैल्यू कैसे चेक करोगे। तो क्लॉज ए से क्लॉज बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर कॉमन है। अब यदि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की इक्वल हो जाती है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि x इक्वल टू ए से बी के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है c, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c एट विच एफ डैश c इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पर क्या बात हुई बच्चों, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूं, बताऊं आपको। तो देखो बेटा क्या बात हुई यहाँ पर, कि कोई ना कोई पॉइंट इस कर्व पे ऐसा आ रहा है जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई। इट मींस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन पॉइंट। क्यों भाई, यदि देखो वैल्यू इक्वल होती है तो ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है ना। लो एक से ज्यादा पॉइंट आ गए, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, यहाँ डेरिवेटिव 0, यहाँ डेरिवेटिव 0। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कि एफ डैश कैन बी 0 एट मल्टीपल पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, चलो यूज कैसे आता है, हाउ वी विल थिंक इन द क्वेश्चंस दैट वी कैन अप्लाई द रोल्स थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेटा जनरली क्या होता है कि ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी इक्वेशन दे दी, कोई भी इक्वेशन दे दी, एफ डैश बी की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल, यदि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो एफ डैश बी तो अपना एक पॉलिनोमियल है। एफ डैश बी अपना क्या है, एक पॉलिनोमियल है नहीं। ठीक है, तो एफ डैश बी यदि अपना एक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कह सकते हैं, मैं एक सिंपल सी बात ये कह सकता हूं कि एफ डैश जो है यदि वो एक पॉलिनोमियल है, तो एफ डैश मतलब बोल दिए कि पॉलिनोमियल का एटलीस्ट वन रूट इस इंटरवल में होगा। तो जब भी ऐसा मीनिंग है एटलीस्ट वन रूट ओपन इंटरवल, इससे भी भाई एफ डैश का रूट तो ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है ना। तो कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की मीनिंग आती है, मतलब कहीं ना कहीं वो इक्वेशन जिसका एटलीस्ट वन रूट के बारे में बात कर रहा है उसका इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा, और उसकी ए से बी में रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लगी होगी, तभी हम ऐसा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रोल्स थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एलएमवीटी के बारे में, दैट इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। ठीक है, एलएमवीटी क्या कहती है बच्चों, कि यहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव, मतलब जहां पर स्लोप इस कोड के स्लोप के इक्वल होगा। भाई कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा भाई, जिसके कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे स्लोप पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश सी का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये कहता है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहता है, एलएमवीटी ये कहती है कि किसी न किसी पॉइंट पर, अब यहाँ पर ये एप्लीकेबल कब होती है, जब भी हमें कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन और डेरिवेटिव के अंदर कोई इनइक्वालिटी वगैरह गिवन हो, तब अपन इसको यूज में लेते हैं। तो कुछ बातें हैं बच्चों जो कि यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए डेरिवेटिव से रिलेटेड, कि पहला पॉइंट देखिए सभी बच्चे प्यार से देखिए, अच्छे से समझिए। इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इट हैज टू बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 ऑन 2 होता है, याद करो 1 1 ऑन 2 होता है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई ना कोई केस तो होगा। इफ f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन इट्स नेगेटिव, बताइए
यदि एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका नेगेटिव फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। रेसिप्रोकल ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बात समझ में आई क्या, कि एच एक्स यदि 1/f(x) के बारे में बात करे और आपको ये बोल दे कि f(x) आपका इंक्रीजिंग है, तो 1/f(x) कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे, या तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, या तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है, या फिर आप वैसे एनालाइज करो कि भैया रेसिप्रोकल कर दोगे तो जो फंक्शन वैल्यू बढ़ा रहा था डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, if f is an increasing function, g is also an increasing function, then their sum is an increasing function। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना स्पेशली बनाए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए ना तो हम घबराए नहीं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाए तो अपन उनका आंसर दे सके मेंस के अंदर। ठीक है, इफ f एंड g बोथ आर द इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। f यदि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, i का मतलब इंक्रीजिंग, एंड टेक्स नेगेटिव वैल्यूज, और इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, एंड अनदर फंक्शन इज g डिक्रीजिंग एंड टेक्स पॉजिटिव वैल्यू, देन देयर प्रोडक्ट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कि hx जो है वो है fx इंटू gx, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो इनका प्रोडक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, वो ऐसे कि एच डैश एक्स निकाला, वो आया एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, हाँ या नहीं। अब मैंने क्या कहा कि g जो है g वो डिक्रीजिंग है तो ये नेगेटिव, और f कैसी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव, प्लस g कैसा फंक्शन ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और f डैश कैसा इंक्रीजिंग, तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, monotonicity of difference of two functions can be predicted as if increasing minus increasing, नहीं कह सकते क्या होगा, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आ गया, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग कैन नॉट से। ठीक है, तो इन सब की मोनोटोनिसिटी के बारे में ये जो स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन सारे पॉइंट्स को प्यारे बच्चों आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताइए, शेयर कीजिए मेरे साथ। क्लियर, चलिए बच्चों आगे। ठीक है, यदि आपको कोई पॉइंट इनमें से नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स आपको ऐप पे मिल ही जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है उसको समझते हैं। देखो बेटा, दो प्रकार के मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वन इज द लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड द अनदर इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो लोकल वाला तो क्या कहता है कि मैं अपनी आसपास के रीजन में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है या किसकी वैल्यू कम है, लोकल मैक्सिमम। जैसे ये पॉइंट है, आप देखो आसपास के रीजन में ये लोकल मैक्सिमम है, आसपास के रीजन में ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम। लेकिन इसी कर्व पर यदि मैं इनमें बात करूं कि इनमें से कोई ना कोई क्या ग्लोबल मैक्सिमा है क्या, हाँ है, इसकी वैल्यू बेटा देखो लोकल मतलब नेबरहुड में चेक करते हैं। ठीक है, लोकल मतलब नेबरहुड में चेक करते हैं। जैसे कोई बच्चा बोल सकता है कि इसकी वैल्यू लेट से 5 थी और ये कर्व ऐसे चला गया और ये वैल्यू थी 6, तो ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा की वैल्यू 6 है और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू 5 है। लोकल मैक्सिमा कैन बी स्मॉलर देन लोकल मिनिमा, भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैन बी स्मॉलर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, बिकॉज लोकल टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट वैल्यूज नेबरहुड।
नॉट ऑन अदर वैल्यूज। यदि मैं ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में बेटा जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी, जिस कर्व के अंदर सबसे छोटी आ ही नहीं रही, यदि सबसे छोटी वैल्यू कोई आएगी नहीं, सपोज आई गई, यदि कोई एग्जिस्ट कर गई ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब तो अच्छी बात, और नहीं करी तो अपन बोल देते हैं ग्लोबल एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर बच्चों दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, एक वर्ड यूज में लिया जाता है ग्लोबल मैक्सिमा और एक वर्ड यूज में लेते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमम, इन दोनों में प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है? ग्लोबल मैक्सिमम वर्ड इज यूज फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब उस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है, ठीक है। और ग्लोबल मैक्सिमा वर्ड यूज फॉर ग्लोबल मैक्सिमा अकर्स एट एक्स इक्वल टू दिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यूजुअली आता है ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब जो मैक्सिमा वर्ड है ना, मैक्सिमा दैट इज यूज्ड फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड द मैक्सिमम या मिनिमम जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज एक वर्ड और आता है यहाँ पर एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा। यदि आपके क्वेश्चन में नहीं पता कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है मिनिमा, तो आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमम पॉइंट्स मतलब y की वैल्यू, एक्सट्रीमा मतलब x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनका हमें बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना होता है मैक्सिमा मिनिमा के केस में। जैसे कि बेटा देखो कि मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर देखो ये ग्राफ है, एनालाइज करते हैं। x इक्वल टू a तक ये ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। सब लोग कह सकते हैं बेटा कि टिल x इक्वल टू a दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यस और नो? ठीक है, a टू b में दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, a टू b में दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यस और नो? a तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, a से b में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट क्लियर है। a तक इंक्रीज और a से b में डिक्रीज। b टू c में इंक्रीज कर रहा है, b टू c में इंक्रीज कर रहा है, और c टू d में भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मैंने देखो ये ग्राफ जानबूझकर कैसे बनाया है, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि पॉजिटिव यहाँ पे 0 और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो वो जो पॉइंट है वो होता है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। कैसा पॉइंट होता है? x इक्वल टू a, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो दैट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे स्लोप 0 है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ये पॉइंट है, इधर स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इधर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा है, 0। मतलब आप नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो स्लोप कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या होता है, मिनिमा, लोकल मैक्स मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर लोकल मिनिमा है और वहां पर लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, लोकल मिनिमा के लिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया यहाँ पर देखो एफ डैश की जो वैल्यू है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एफ डैश की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हुई, 0 हुई, फिर पॉजिटिव, मतलब एफ डैश इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश इंक्रीज कर रहा है मतलब एफ डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव। तो लोकल मिनिमा के लिए एफ डबल डैश पॉजिटिव होता है और लोकल मैक्सिमा के लिए एफ डबल डैश नेगेटिव होता है। ठीक, चलो इस पॉइंट की बात करी, इधर स्लोप पॉजिटिव, इधर स्लोप पॉजिटिव, लेकिन इधर स्लोप 0, तो क्या होगा? क्या ये मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट हुआ? नहीं। यदि डेरिवेटिव जो होता है यदि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, डेरिवेटिव तो 0 है लेकिन इन एफ डैश की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पर ना तो इंक्रीजिंग आएगा ना डिक्रीजिंग आएगा। क्या कहानी होगी? उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर क्या कहानी होगी? फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे देखो कर्वेचर चेंज हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है तो एफ डबल डेरिवेटिव यदि 0 आ रहा होगा तो वहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा यदि कर्वेचर चेंज होगा। ठीक है, चलो तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है कि लोकल मैक्सिमा के लिए क्या होता है, एफ डैश से 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव में गए। मिनिमा के लिए क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में गए। और सैडल पॉइंट बोल देते हैं इसको कि दोनों तरफ भाई वहां पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पॉइंट होगा। इन जनरल एट सैडल पॉइंट एफ डैश ऑफ सी प्लस एंड बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन जनरल दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं। तो सैडल पॉइंट के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात हो गई। सैडल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव भी जीरो होगा, तो सैडल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो होगा तो अभी अपन उसको बारे में बात बोल पाएंगे कि भैया वो मैक्स इंक्रीजिंग का पॉइंट आएगा या मिनिमा का पॉइंट आएगा, ठीक है। मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डबल डेरिवेटिव जीरो, और एफ डबल डेरिवेटिव यदि अपना साइन चेंज करेगा तो उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। बच्चों क्लियर है क्या? इसके बाद बच्चों एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि जनरल जो ज्योमेट्री दे दी जाती है और उस ज्योमेट्री के ऊपर आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, तो इनमें बच्चों 2D और 3D शेप्स होती हैं। इन सबके जैसे 2D शेप के अंदर आपको एरिया और पैरामीटर वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये 9 ज्योमेट्री आपको सामने दिख रही होंगी, ठीक है। स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, सर्कुलर सेक्टर के बारे में, सर्कुलर रिंग के बारे में, ट्रेपीजॉइड के बारे में। ट्रेपीजॉइड की चारों साइड इक्वल नहीं होती है ना, ये ध्यान रख, लेकिन दो साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। ट्रेपीजियम बोल दो या ट्रेपीजॉइड बोल दो, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। रोम्बस बोल दिया आपने, रोम्बस की सारी साइड लेंथ इक्वल होती है ना, और पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि एज है तो एरिया भी आ गया। तो 2D शेप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि अपन मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। जनरली जैसे कि बोल दिया भाई रेक्टेंगल की पैरामीटर फिक्स है तो एरिया मैक्सिमम क्या होगा, तो उसमें पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर के अंदर हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसको डेरिवेटिव के हेल्प से, जनरली प्रॉब्लम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाती है। यदि साइन डिटरमाइन करने में दिक्कत आती है यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपन सेकंड डेरिवेटिव की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि बच्चों आगे चलें, 3D शेप्स के बारे में बात करें। 3D शेप्स के अंदर स्फीयर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पिरामिड के बारे में मैं बात करूं तो पिरामिड बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा। तो यहाँ पर पिरामिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम पिरामिड का, है ना। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं ना पिरामिड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है भाई हेक्सागोनल पिरामिड है या किस प्रकार का पिरामिड है, ठीक। ट्राइंगुलर प्रिज्म जो होता है उसका बेस कैसा है, ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। उधर भी ट्राइंगल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस लेट से ए है तो हाइट कितनी होगी एल, और यदि ट्राइंगल की बेस और ये हाइट एच दी हुई है तो अपन हाफ बेस लिख सकते हैं, यहाँ सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन में वही आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। राइट सिलेंडर कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एरिया ऑफ बेस कितना होता है पाई आर स्क्वायर सिलेंडर के अंदर इनटू हाइट एच। सरफेस एरिया निकाल लो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का, और सर्कुलर का क्या जाएगा 2 पाई आर एच। क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, स्क्वायर बेस पिरामिड का वही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट स्क्वायर बेस पिरामिड का। राइट सर्कुलर कोन का, पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है कि उसका बेस पेंटागोनल हो। तो भाई जो भी ज्योमेट्री है यदि वो कंप्लीट फुल बॉडी ज्योमेट्री, कंप्लीट सॉलिड ज्योमेट्री है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एरिया बेस इनटू हाइट, और कंप्लीट ज्योमेट्री नहीं है तो 1/3 इनटू एरिया बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड हो गया, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हो गया, कॉन का एक पार्ट हो गया बेसिकली, है ना, पूरा कॉन नहीं होकर के कॉन का एक पार्ट हो गया, कॉन को हॉरिजॉन्टल लेवल से कट कर दिया तो ऊपर एक सर्कल आ गया, ठीक है। उसकी हाइट लेट से यदि h है तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका वॉल्यूम होता है और ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो कि हमें 3D शेप्स के बारे में भी याद होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें होती हैं वो क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पर इस सेशन के दौरान हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, भाई एओडी में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उनका रिवीजन किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों वी हैव लॉन्च्ड वन IIT लक्ष्य बैच which will be starting from the 1st April. This is for the JEE Advanced Mathematics, only JEE Advanced Mathematics. You can join this. These all are the features. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। इसका ऊपर जो है एओडी के ऊपर जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो शेड्यूल कर दिया गया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके आप जितने भी जेई मेन के पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे एक बार दोबारा सोल्व कर लो अपने आप से। पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन सोल्व करना जरूरी है, एओडी के सारे क्वेश्चन दोबारा सोल्व करने हैं। उसके बाद आज 2 बजे इसका टेस्ट लाइव हो जाएगा, आप कभी भी उसको दे सकते हैं।